If you think this has a happy ending, you haven't been paying attention. क्या ऐसा कौन सा शो है जो अपने कलेक्टिव कल्चरल अवेयरनेस से इतने जल्दी डिसअपीयर हो गया हो, जैसा कि गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ हुआ। न जाने कितनी थेरीज आती थी न्यूज़पेपर में, अलग अलग वेबसाइट्स पे, स्कूल्स और कॉलेजेस में कितनी बातचीत होती थी, लेकिन अब कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता, लाइक इट नेवर हैपेंड। तो क्या शो वाकई में इतना ज़्यादा ख़राब है जितना कि लोग कह रहे हैं, या फिर जैसे कि शो के कैरेक्टर ब्रियान ने कहा था, मे बी पीपल जस्ट लव टू ओवर प्रेज अ फेमस नेम। यहाँ पर फेमस नेम और कुछ नहीं बल्कि सीज़न 8 की फैंस के द्वारा की गई बुराइयाँ हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने शो तो देखा भी नहीं है। वो बात छोड़ दो, अब बात करते हैं कि शो के लास्ट सीज़न में जो दिखाया गया था वो इतना भी बुरा नहीं था जितना आप सोचते हो। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लास्ट सीज़न अच्छा लगा, ज़रूर बहुत सारी बातें थी जिसने शो का स्टेटस गिरा दिया। तो बिना वक्त को बर्बाद किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये सब बातें सीज़न 7 से ख़राब होना चालू हो गई थी, लेकिन लोगों ने उसे इग्नोर किया। तो सिर्फ सीज़न 8 को ही इतना हेट क्यों मिल रहा है? ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी हमें पहले भी भनक लग गई थी कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी जब उसे दिखाया गया, या फिर कहे जिस तरीके से दिखाया गया, तब हम निराश हो गए। अब तक के जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थे कि क्यों गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग इतनी बुरी थी, उनमें से ये बात सबसे ज़्यादा जायज़ लगती है। शायद मैं अकेला नहीं हूँ जिसे ऐसा लगता हो कि एंडिंग ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स वॉज रश्ड। देखा जाए तो गेम ऑफ थ्रोन्स की स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी थी कैरेक्टर बिल्डिंग और मॉरल इश्यूज़ का अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्लोज एग्जामिनेशन, जो कि सीज़न 8 में बिल्कुल नहीं दिखा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा करना शो रनर्स का वर्स्ट डिसीजन था। ये कंसिडर करते हुए कि एंड में मोस्ट ऑफ द मेन कैरेक्टर्स के लिए सभी सर्कमस्टांसेस अच्छे तरीके से फिट हो रहे थे। तथ्य यह है कि अंत बहुत जल्दी हुआ, जो कि वॉज नॉट इनफ टू टैंक द क्वालिटी ऑफ द ओवरऑल शो। अब देखो, पहले ही बता दो, मुझ पर गुस्सा होने से पहले ये बात ध्यान से सुन लेना। डेनेरियस का मरना तय था। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको डेनेरियस का मरना शॉक दे गया, तो मैं बता दूं, उसकी स्टोरी लाइन की एंडिंग वैसी ही हुई जैसे कि शो रनर्स पिछले कुछ सीजन से उसे बिल्डअप कर रहे थे। उसकी क्रुएलिटी हमें स्टार्टिंग के सीजन में ही दिखी, जब वो मास्टर्स को मार देती थी। उसके बाद वो अपने ही सो कॉल्ड ट्रस्टेड एडवाइजर्स की बात नहीं मान रही थी, और वो मैड क्वीन बनना तब शुरू हुई जब उसने रैंडल्फ और डिकन टार्ली को जला दिया, जब उन्होंने घुटने टेकने से मना कर दिया। डैनी ने कई बार उस दिशा को प्रदर्शित किया जिसकी ओर उसका चरित्र बढ़ रहा था। जैसे जैसे हम शो के एंडिंग तक पहुंच रहे थे, वैसे ही मैं टोटली डिवास्टेटेड हो जाता अगर आखिर में वो गुड रूलर बनती। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप अपनी फेक पर्सनैलिटी को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाओगे। आखिर में आपका ट्रू सेल्फ बाहर आने ही वाला है, और जब ट्रू पर्सनैलिटी ऐसे सिचुएशंस में बाहर निकलती है, तब वो और भी ज़्यादा प्रखर होती है। यही सब बातें हमें डेनेरियस के कैरेक्टर के साथ देखने मिली थी। अ क्वीन विद गुड हार्ट वाले कैरेक्टर से जब पर्दा उठता है, तब उसका रौद्र रूप हमें देखने मिलता है, जहाँ पर वो पूरे किंग्स लैंडिंग को तबाह कर देती है। यहाँ पर बहुत लोगों को समझने में आ रहा है कि क्या हो रहा है, मगर उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। जॉर्ज आर मार्टिन ने भी कई बार कहा था कि स्टार्क्स ही स्टोरी के ट्रू हार्ट है, और टारगेरियंस पागल राजाओं के क्रूएल डायनेस्टी थी। उन्होंने टारगेरियंस पर, उनके नेचर पर पूरी किताब लिखी है जिसका नाम है फायर एंड ब्लड, और उसके बावजूद कई लोग मानते थे कि उसके आखिरी वंशज स्टोरी के हीरो होंगे। मैं समझ सकता हूँ वो डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर ईयर्स ऑफ लविंग समवन हु टर्न्ड आउट टू बी टायरेंट, बट द नेवर एंडिंग डिनाइल टू एक्सेप्ट द ट्रूथ विच वॉज सो प्रेडिक्टेबल फॉर सम ऑफ अस इज़ रिडिकुलस। दैट सेड, मैं सीज़न को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सच में बहुत वजह है जिसके कारण सीज़न 8 इतना अच्छा नहीं निकला। मगर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि लोग इतने आउटरेज और ऑफेंड हो गए थे बिकॉज इट वॉज पुअरली रिटर्न। सीज़न 7 भी इतने अच्छी तरीके से लिखा नहीं गया था, मगर बहुत लोगों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया था। मगर क्यों? सीज़न 7 और सीज़न 8 में क्या डिफरेंस है, जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि शो कहाँ से और कैसे ख़राब हो गया। पहले के सीज़न में जो भी तुम करते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर देखने मिलते थे, और वो भी इम्पैक्टफुल लगते थे। पर जब आगे जाके शो अपनी इसी मुद्दे को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, जहाँ पर लेडी मेलिसेंड्रेस टैनिस के बेटी को जला देती है, और सर डावोस को जब ये पता चलता है तब वो कुछ नहीं करते। और एक चीज़ है जहाँ पर सरसी पूरे सेप्ट ऑफ बैलर को जला देती है, मगर कोई कुछ नहीं करता। टिरियन, जो कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर था शो का, उसे आखिरी में कई बार गलत डिसीजन लेते हुए देखा गया। यार, वो अपनी इंटेलेक्ट के लिए फेमस था। And I know I'll get no justice here, so I will let the gods decide my fate.
I demand a trial by combat. सांसा रैम्सी से शादी करने के लिए तैयार हो गई, जबकि उसके पिता ने सांसा के फैमिली को मारा था। सीज़न 7 के एंडिंग में डेनेरियस नॉर्थ आने के लिए तैयार हो जाती है विदाउट प्रेसिंग हर क्लेम, पर अगले सीज़न में जॉन बोलता है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। डेनेरियस ने सीज़न 6 में ही आयरन आइलैंड्स को इंडिपेंडेंस दे दिया था, मगर सीज़न 8 में यारा उसको रिकैप्चर करती है डेनेरियस के नाम में। ओके, अब बात करते हैं ब्रैन स्टार्क के वेस्टोरस के किंग बनने के बारे में। मुझे पता नहीं कि मैंने इसके ऊपर कुछ बोलना चाहिए कि नहीं, मगर फिर भी आप सोच के देखो तो जॉन स्नो या फिर कहे तो एगॉन टारगेरियन वेस्टोरस का राजा बनता तो वो कितना बोरिंग लगता। ये तो कोई भी प्रेडिक्ट कर लेता, मगर गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में कहा जाता है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। आप ही बताओ कि जॉन स्नो के लिए क्या वो अच्छी एंडिंग होती? जबकि उसे राजा बनना ही नहीं था, ये सब में पढ़ना ही नहीं था, तो ज़बरदस्ती उसे राजा बनता देख यकीन करना हमें असली एंडिंग से भी बुरा लगता। उसे फ्री फोक के साथ रहना था और उसका ये सपना पूरा हुआ। अब देखो, जब मैं पहली बार ब्रैन को किंग बनता देख रहा था तब मुझे भी गुस्सा आ रहा था, मगर थोड़ा सोचने के बाद मुझे लगा कि ब्रैन ही सबसे ज़्यादा फिट बैठता है रूल करने के लिए, साइकिल को ब्रेक करने के लिए। उसके पहले के जितने भी रूलर्स थे उनमें से किसी के पास पावर की चाहत थी, किसी के स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे और एक इनएबिलिटी टू सी एवरीथिंग इन इम्पार्शियल लाइट। आखिर में वो भी ह्यूमन बींग्स थे, आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। मगर ब्रैन जो कि पूरी हिस्ट्री जानता है वो हार्डली ह्यूमन है। क्या वो वेस्टोरस के लिए अच्छी बात है? मुझे नहीं पता, मगर ये डिफरेंट ज़रूर होगा। ओके, तो अब आते हैं उस बात पर जो कि है सीज़न 7 की भी खराब राइटिंग थी, मगर फिर भी लोगों ने उसे एक्सेप्ट क्यों किया? वेल, सिंपल बात, तब डेनेरियस जिंदा थी और लोग उसे हीरो मानते थे। साथ में ही सीज़न 7 भले ही बुरा हो, लेकिन जो प्लॉट्स बिल्डअप किए थे वो पिछले सीज़न के कारण इस सीज़न में इग्नोर किए गए। व्हाइट वॉकर और 7 किंगडम्स की रूलर की जंग में अभी भी क्या होगा ये पता नहीं था। वो ह्यूमन नेचर में है, जब भी कोई सस्पेंस क्रिएट होता है तब इंसान हाइप रहता है, और जैसे ही मिस्ट्री रिवील होती है तब मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेटिस्फाइड नहीं रहते, क्योंकि हमें सस्पेंस पता चल जाता है और आगे कुछ बचता ही नहीं है सोचने के लिए, और इंटरेस्ट लूज हो जाता है। जब जेमी ब्रियान को छोड़ के सरसे के पास जाता है तब बुरा ज़रूर लगता है, जहाँ पर अब तक की उसकी जर्नी कुछ मायने नहीं रख रही थी। ये बात पे मुझे गुस्सा भी आया और साथ में मैं इम्प्रेस भी हुआ। सबको पता था कि ये होने वाला है, क्योंकि सरसी और जेमी का साथ में मरना तय था। मुझे अच्छा लगा कि फाइनली किसी शो ने इस जैसे डायनामिक को रियलिस्टिक फैशन में प्रेजेंट किया। सबको बस यही चाहिए कि एक बुरे कैरेक्टर की अच्छे कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो अच्छे लोगों के साथ हो, वगैरह वगैरह। मगर लोग ये भूल जाते हैं कि एक टॉक्सिक पर्सन की लव के लिए अपनी प्रोग्रेस को सेक्रीफाइस करना ही ह्यूमन नेचर है। उन दोनों का मरना डिस्गस्टिंग और सेटिस्फाइंग दोनों लग रहा था, क्योंकि बहुत लोग भी वही करते जो जेमी ने किया। तो जिस कैरेक्टर के साथ जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ, लेकिन जिस तरीके से दिखाएगा वो अच्छा नहीं था। अगर गेम ऑफ थ्रोन्स को एक और सीज़न के लिए चलाते तो शायद अभी भी गेम ऑफ थ्रोन्स बेस्ट शो इन द वर्ल्ड कहलाता। जो कुछ भी सबप्लॉट्स थे उन्हें अच्छी तरीके से एंड किया जा सकता था। खैर, जो हुआ वो हुआ, क्योंकि किसी ने कहा है एरर इज़ ओनली अ ह्यूमन बट टू परसिस्ट इन इट इज़ डायबॉलिकल। तो होप करते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स का जो प्रीक्वल आने वाला है, जिसका नाम है हाउस ऑफ द ड्रैगन, वो अच्छा हो। शो के एंडिंग पर गुस्सा होने के बजाय हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम इस जर्नी के पार्ट थे। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मूवी या फिर वेब सीरीज़ के साथ। टिल देन, And now their watch is ended.